total entropy change is equal to entropy change of system plus entropy change of surrounding. ये जो है वो फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो है ये टोटल एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला था। और ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज का मतलब ये है कि वो रिएक्शन जो होगा वो फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब ये होता है कि दैट रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियसली, उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प रिक्वायर्ड नहीं होगी, एक्सटर्नली उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। और अगर एंट्रोपी टोटल एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव तो इन टर्म ऑफ एंट्रोपी हम कहते हैं कि ये रिएक्शन जो है वो नॉट फिजिबल में आएगा। नॉट फिजिबल का मतलब ये है कि वो अपने ओन अकॉर्ड नहीं होगा, इसको एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत होगी, यानी कि इसको हमें फोर्स करना पड़ेगा ताकि वो रिएक्शन वर्कआउट हो या वो प्रोसेस वर्कआउट हो। अच्छा, अब ये टोटल एंट्रोपी चेंज में जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग है, ये एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो है इसको जरा डील करना मुश्किल था। तो एक साइंटिस्ट का नाम था जिसका नाम था गिब्स। गिब्स वाज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसने एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो जनरेट किया और उसने नया कॉन्सेप्ट क्या जनरेट किया कि उसने ये एक आइडिया डेवलप करवाया कि भाई ये जो टोटल किसी भी रिएक्शन का होना या ना होना अकेले एंट्रोपी या अकेले जो है वो एंथैल्पी का काम नहीं है, बल्कि ये दोनों ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो कि मिलकर किसी भी रिएक्शन को फिजिबल या नॉट फिजिबल बनाती हैं। और उसने एक कॉन्सेप्ट दिया and that concept was known to be concept of Gibbs free energy। ये अब एक नई टर्म मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, that is Gibbs free energy। Gibbs, Gibbs, Gibbs was the name of scientist। और फ्री एनर्जी, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये असल में वो एनर्जी है जो कि वर्किंग फोर्स प्रोवाइड करती है किसी भी रिएक्शन के फिजिबल होने के लिए या नॉट फिजिबल होने के लिए। किसी भी रिएक्शन का फिजिबल होना या नॉट फिजिबल होना अकॉर्डिंग टू गिब्स जो है, गिब्स ने एक फार्मूला जो दिया वो ये दिया। अच्छा, गिब्स फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल जी, और डेफिनेटली ये चेंज इन एनर्जी होता है, चेंज ऑफ, तो इसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी को। और गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ये एक फॉर्मूला है जो कि गिब्स फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, माइनस टी डेल्टा एस टोटल। यानी आप पहले टोटल एंट्रोपी चेंज निकालें और फिर उस टोटल एंट्रोपी चेंज को टेम्परेचर इन केल्विन से मल्टीप्लाई करें। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि गिब्स ने यह आइडिया डेवलप करवाया था कि भाई जो किसी भी रिएक्शन का होना या ना होना
एंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों पर डिपेंड करता है, लिहाजा उसने इसी फॉर्मूले को जो है वो ड्राइव किया इसी से कि अगर स्टैंडर्ड गिव, अच्छा ये स्टैंडर्ड अगर आप साइन लगाएंगे, आपको पता है कि अगर आप स्टैंडर्ड का यहाँ साइन लगाएंगे तो यहाँ टोटल एंट्रोपी चेंज भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर जो है वो डेल्टा जी नॉट जो है उसने इसको एंट्रोपी और एंथैल्पी के साथ इस तरह से कनेक्ट किया कि उसने कहा कि डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने आपको कहा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग कैलकुलेट करना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन उसने इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला ड्राइव किया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें रिएक्शन से ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, तो जैसे मैंने आपको कहा कि गिब्स फ्री एनर्जी इज द एनर्जी व्हिच प्रोवाइड्स वर्किंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। ये वो एनर्जी होती है व्हिच प्रोवाइड्स वर्किंग फोर्स फॉर द रिएक्शन। फ्री एनर्जी is the energy which provides working force for the reaction। कि अगर कोई रिएक्शन होना है, ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी होती है और ये रिप्रेजेंट करती है, दिस रिप्रेजेंट्स कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, capacity of a system to do work। ये एक थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटी है which represents capacity of any system। यानी कोई भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस हो रहा हो, कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क। यानी अगर आपको वर्क करना है तो वर्क के लिए जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड है, ये डेल्टा जी नॉट उस कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता। एंड हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट, उसके मैंने दो फार्मूलाज आपके सामने लिखे हैं। इसका जो मेजर फार्मूला है गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन ये है कि इट इज a capacity of a system to do work। Capacity of a system to do work is called Gibbs free energy। किसी भी सिस्टम का मतलब ये है कि वो कोई फिजिकल या कोई केमिकल प्रोसेस हो सकता है। उस फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को चलाने के लिए, उस फिजिकल या केमिकल प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए जो हमें फोर्स रिक्वायर्ड होती है, जो कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, हम उस कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू वर्क को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। यानी ये गिब्स फ्री एनर्जी हमें डिटरमाइन करने में हेल्प आउट करती है कि ओवरऑल कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। और इवन आपको ये भी बताती है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है तो वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जहां पर जाकर वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। यानी अगर एक रिएक्शन फर्ज करें रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, फॉर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, तो वो कौन सा टेम्परेचर होगा जहां पर जाकर थर्मल डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगी, आपको गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये बताती। तो विद द हेल्प ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी वी आर एबल टू फाइंड आउट
कि whether a reaction is spontaneous or not, कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये हमें गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो बताती। मैं एक बात को यहां पर रोक रहा हूं, 2 मिनट आपको दे रहा हूं, सोचिए कि मैंने क्या कहा है, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो अपना माइक अनम्यूट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं फिर इस बात को और आगे बढ़ाऊंगा। सर मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ये जो आपने गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन बताई है वापस एक्सप्लेन कर दें। ये अभी तो बेटा मैंने एक्सप्लेन नहीं की, ये गिब्स फ्री एनर्जी जो है गिब्स ने कैलकुलेट किया, और उसने ये कहा कि किसी भी सिस्टम की वर्क की जो कैपेसिटी है, हम उस कैपेसिटी को फ्री एनर्जी कहते हैं। और गिब्स ने चूंकि ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई की थी, और उस वजह से इसका नाम गिब्स फ्री एनर्जी है। एंड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस नॉट टोटल, यानी कि T इज टेम्परेचर विच इज टेकन इन अ केल्विन स्केल, और डेल्टा एस नॉट टोटल जो है दैट इज टोटल एंट्रोपी चेंज। और इसी फॉर्म को उसने मॉडिफाई किया, इसी को आप जो है जब टोटल एंट्रोपी चेंज कहेंगे तो आपको पता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, और फिर अगर आप उसमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग की वैल्यू पुट करके उसको फाइंड करें, ये फार्मूला जो नीचे वाला लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फर्स्ट फार्मूला। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में हम यूज सेकंड फार्मूला ही करते हैं। मैं आपको जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये दोनों फार्मूलाज रिप्रेजेंट करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की कैलकुलेशन को। और मैंने ये आपको कहा कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये लगता है कि इसमें कोई कंफ्यूजन है स्टिल आपको, तो आप पहले पूछ लीजिए। मैं फिर प्रीवियस पेज पे जा रहा हूं। मैंने आज की क्लास में आपको पहले ये बताया कि अगर टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है तो हम ये कहते हैं कि इन टर्म ऑफ एंट्रोपी रिएक्शन इज फिजिबल, स्पॉन्टेनियस, और अगर टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। और इस बात को गिब्स ने कुछ इस तरह से एक्सप्रेस किया कि उसने कहा कि अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी सिस्टम की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की, किसी भी फिजिकल प्रोसेस की वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो उस कैपेसिटी को कैलकुलेट जब हम करते हैं तो वो फ्री एनर्जी कहलाती है। और फ्री एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस नॉट टोटल, या डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट, सॉरी डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। लेकिन ये ऊपर वाले फॉर्मूले में डेल्टा एस नॉट टोटल है और नीचे वाले फॉर्मूले में एस नॉट ऑफ सिस्टम है। मैं आपको फार्मूला दोनों का अलग अलग बता चुका हूं। एस नॉट ऑफ सिस्टम जो है वो एंट्रोपी, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट से निकाला जाता है, जबकि एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकालने के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन टी, डेल्टा एच आर, यानी कि एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय टी, उससे हम एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग निकालते हैं। आप देखिए कि सेकंड वाले फार्मूले में एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का रोल नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले फार्मूले में उसको जब आप सॉल्व करते हैं तो वो एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग जो है वो उसकी जगह ये डेल्टा एच वाला फैक्टर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से डेल्टा जी कैलकुलेट करना आसान है। स्टिल मेरा क्वेश्चन है कि अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो पूछ लीजिए। सर अभी आपने बताया था ना कि गिब्स फ्री एनर्जी बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नहीं, तो आप ये वाली बात रिपीट कर दें। जी अभी मैं वही कर रहा हूँ बात आपसे कि कब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा और कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। गिब्स ये कहता है कि अगर आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालें और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो
अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जो है वो लेस देन या इक्वल टू 0 हो, तो उस सूरत में in that case reaction is considered to be spontaneous reaction. लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 का मतलब ये है नेगेटिव वैल्यू, कि अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, एंट्रोपी की तरह पॉजिटिव बात नहीं कर रहा, एंट्रोपी में पॉजिटिव बात हो रही थी, फ्री एनर्जी क्यों बोला था है? असल में फ्री एनर्जी जो है, इसके लिए लफ्ज इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये एक्यूमुलेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसमें एंट्रोपी और एंथैल्पी यानी सारे फैक्टर, एंथैल्पी जो होती है ना वो काइनेटिक, पोटेंशियल, इंटरनल, सारी एनर्जी इसका कॉम्बिनेशन होता है, और उसके अंदर एंट्रोपी भी ऐड हो जाती है। तो ये फ्री एनर्जी की टर्म इस्तेमाल हुई है, यानी कि ये वो एनर्जी होती है जो फ्री होती है, जो कि किसी भी सिस्टम की कैपेसिटी ऑफ वर्क को रिप्रेजेंट करती है। तो कोई खास इसका रीजन जो है वो नहीं है। इसी तरह से अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू मोर देन 0 है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अंडर दोस कंडीशंस रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है यानी मोर देन 0 है, तो उस सूरत में रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर दोस कंडीशन। लेकिन अगर हम उसको स्पॉन्टेनियस करना चाहते हैं तो वी कैन कैलकुलेट कि अंडर व्हाट कंडीशन रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूं। लेकिन पहले ये डेल्टा जी की टर्म में बात रिकॉल कर लीजिए इसको, कि अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 या नेगेटिव होगी, 0 या नेगेटिव होगी तो स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। होपफुली आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी, और अगर जो है वो आपको समझ में आ गई है बात, तो मैं अभी इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा बुक से। लेकिन इसमें पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं है? अच्छा जी, क्वेश्चन है कुछ सर ये चैप्टर और कितना बाकी है? अबे भाई पढ़े जाओ यार, वो है सिलेबस में, वही तो पढ़ा रहा हूँ मेरा बेटा। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि हमने अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स का अगर आप सेकंड फार्मूले की बात कर रही हैं तो सेकंड फार्मूला पहले वाले फार्मूले से ड्राइव हुआ है, लेकिन उसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा एस ऑफ टोटल की जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग, और फिर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग जो होता है वो डेल्टा एच अपॉन टी के इक्विवेलेंट होता है। तो उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करें और पूरे एक्सप्रेशन को टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने सेकंड ये वाला एक्सप्रेशन ड्राइव किया है। क्योंकि गिब्स का ये कहना था कि बेसिकली जो किसी भी रिएक्शन के होने या ना होने
की जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंडेंसी हमेशा एंट्रोपी, टोटल एंट्रोपी चेंज पर होती है। अगर टोटल एंट्रोपी चेंज जो है वो पॉजिटिव है तो रिएक्शन के वर्कआउट होने के चांसेस जो है वो होते हैं, और अगर जो है वो टोटल एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो रिएक्शन वर्कआउट नहीं होता। अच्छा, अब आप देखें कि डेल्टा जी को एक्सप्लेन करने के लिए कि कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, इसमें दो टर्म्स हैं, एक डेल्टा एच और एक टी डेल्टा एस। किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। अब मेरा आपके सामने ये क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि डेल्टा जी की वैल्यू इस फॉर्मूले के हिसाब से कब नेगेटिव होगी। सबसे पहला केस आप बताइए कि व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नेगेटिव, केस नंबर 1। ये बेटा खुद सोचना है क्योंकि इस किस्म का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। फर्स्ट टर्म ये है डेल्टा एच और सेकंड टर्म है टी डेल्टा एस। अगर आप इस पूरे फैक्टर को नेगेटिव करना चाहते हैं तो केस नंबर 1 क्या बनेगा कि अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव हो यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो और डेल्टा एस यहां पर सिस्टम है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन की जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव हो। तो जब डेल्टा एस ऑफ सिस्टम पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इनटू नेगेटिव आंसर विल बी नेगेटिव, और डेल्टा एच भी नेगेटिव, तो नेगेटिव और नेगेटिव का सम जो है वो नेगेटिव आएगा। तो केस नंबर 1 ये है कि डेल्टा जी नेगेटिव उस वक्त होगा, डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, व्हेन डेल्टा एच is negative and delta S is positive. एग्जामिनर आपसे ये पूछेगा कि अंडर विच कंडीशंस आर सुटेबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, अंडर विच कंडीशंस वी हैव ग्रेटर चांसेस फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं। तो मैंने जैसे यहां लिखा कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा, अगर डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी का नेगेटिव होना कब पॉसिबल है, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो और डेल्टा एस पॉजिटिव हो। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी डेल्टा जी की। तो दिस इज केस नंबर 1 कि इफ डेल्टा जी इज नेगेटिव तो उसको नेगेटिव करने के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एच का नेगेटिव होना जरूरी है और डेल्टा एस का पॉजिटिव होना जरूरी है। क्या आप मेरी ये बात सबके समझ में आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा जी, केस नंबर 2 पर आते हैं कि केस नंबर 2 जो है वो केस नंबर 2 में क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। अब आप देखें, अगर मैं डेल्टा एस यहां पर जो है वो नेगेटिव पुट करता हूं तो डेल्टा एस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ये पूरा फैक्टर, और जब ये पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा तो इस पूरे फैक्टर के पॉजिटिव होने की वजह से ये डेल्टा जी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो तो उस केस में याद रखिएगा कि डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव व्हेन the magnitude of delta H is greater than the magnitude of T delta S.
ये सिंपल मैं आपको समझ ले, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, ये केमिस्ट्री नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कौन सी कंडीशन के अंदर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर दोनों, एक डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो फिर हमेशा डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी और रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों नेगेटिव हो, यानी कि एंट्रोपी, नेगेटिव एंट्रोपी का मतलब होता है रिएक्शन नॉट फिजिबल, यानी एंट्रोपी की टर्म में फिजिबल नहीं है लेकिन एंथैल्पी की टर्म में फिजिबल है। अब ओवरऑल रिएक्शन फिजिबल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड टी डेल्टा एस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव ये वाला पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब अगर ये वाला फैक्टर नेगेटिव है, ये वाला फैक्टर पॉजिटिव हो गया और ओवरऑल आपको वैल्यू नेगेटिव करनी है, ओवरऑल वैल्यू आपको नेगेटिव करनी है, तो वो उसी वक्त हो सकती है कि जब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर हो देन टी डेल्टा एस। और अब मैं लास्ट आपको बता रहा हूं, वैसे एक और केस भी हो सकता है, केस नंबर 3। केस नंबर 3 ये है कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो और डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव हो। अब आप मुझे बताइए इस केस को देखते हुए क्या लगता है आपको कि इस केस में रिएक्शन का स्पॉन्टेनियस होने का चांस है या नहीं है? एनीवन कैन आंसर? नो सर। क्यों? क्योंकि अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर गिब्स की एनर्जी भी बढ़। अगर डेल्टा एस हम यहाँ नेगेटिव पुट करते हैं तो डेल्टा एस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पूरा फैक्टर पॉजिटिव हो गया और डेल्टा एच ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो इनका सम भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि इस केस में जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और डेल्टा जी का पॉजिटिव होना ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन, यानी इस कंडीशन में रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। इस कंडीशन में रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। तो मैंने ये चीज आपके सामने एक्सप्लेन कर दी है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूं और उस एग्जाम्पल में हम डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे और ये बात कैलकुलेट समझने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन जो है उसको, सर किसी कंडीशन में टेम्परेचर 0 हो सकता है। देखिए टेम्परेचर हमेशा केल्विन स्केल में पुट करना है यहाँ पर, तो अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तब भी वो 273 रहेगा, और अगर आप टेम्परेचर को इवन डिग्री सेंटीग्रेड में नेगेटिव रखेंगे तब भी वो केल्विन में पॉजिटिव ही होगा। अच्छा जी, अब ये एक एग्जाम्पल है, ये जो मैं एग्जाम्पल आपको सॉल्व करवा रहा हूं ये आपके बुक जो आप यूज करते हैं इसके पेज नंबर 359 पर है। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल है जो कि मैं सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए, और ये मैं रॉजर नॉरिस की बात कर रहा हूं। रॉजर नॉरिस के पेज नंबर 359 पर ये एग्जाम्पल मौजूद है, और ये जिंक कार्बोनेट टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन गिवन है। और इसमें आपको एंट्रोपी चेंज की वैल्यूज गिवन है फॉर इंडिविजुअल सब्सटेंस, और एंट्रोपी चेंज की वैल्यूज हैं 82.4 फॉर जिंक कार्बोनेट, फॉर जिंक ऑक्साइड इज 43.6, दिस इज 43.6, and then carbon dioxide is
213.6 213.6 और इसके अलावा जो है वो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा ये जा रहा है कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच जो है ये गिवन है आपको स्टैंडर्ड कंडीशन में, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज +71 किलो जूल पर मोल, ये आपको गिवन है। और सवाल आपसे ये है कि आपने ये प्रेडिक्ट करना है कि वेदर दिस रिएक्शन is spontaneous at 25 degrees centigrade, that is at room temperature. Whether this reaction is spontaneous at 25 degrees centigrade. अब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा इस बात पे डिपेंड करता है कि इसकी डेल्टा एच जी की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये है कि वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट फॉर दिस रिएक्शन। अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब ये है सर इस डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर बोथ पॉजिटिव एंड डेल्टा एस हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड। अगर डेल्टा एच और डेल्टा एस आर बोथ पॉजिटिव, जी ये केस नंबर 4 है जो मैंने आपको नहीं बताया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आनफा ने ये क्वेश्चन किया है कि अगर डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है लेकिन डेल्टा एस वाला टी डेल्टा एस वाला मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो अल्टीमेटली सम अगर नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो यस, इस कंडीशन में भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है। अब कैलकुलेट करना है डेल्टा जी। डेल्टा जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम। अब हमारे पास डेल्टा एच नॉट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, हमें डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करना पड़ेगा और डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट साइड पर आपके सामने है कि 43.6 प्लस 213.6 ये सम हो गया प्रोडक्ट साइड पर, माइनस रिएक्टेंट साइड 82.4। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था कि एंट्रोपी का जो यूनिट होता है वो होता है जूल्स पर केल्विन पर मोल, और इसकी वैल्यू जो कैलकुलेटेड गिवन है ये +174.8 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ये इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है और डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली तो ये है कि डेल्टा जी कैलकुलेट करने के लिए आपने डायरेक्ट ये वैल्यू ले ली +71, आपने +71 माइनस टी। अच्छा, आप टेम्परेचर जैसे मैंने आपको कहा केल्विन में पुट होगा और यहाँ 25 गिवन है तो 25 डिग्री का मतलब रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पर जो है वैल्यू जो होगी इसकी टेम्परेचर की वो 298 केल्विन इनटू इनटू 174.8 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू जूल से किलो जूल में कन्वर्ट हो जाए।
174.8 को डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, या अल्टरनेटिव क्या हो सकता है कि पहले आप 71 को किलो जूल से जूल्स में कन्वर्ट करें और फिर इस फॉर्मूले में पुट करें, लेकिन उसमें फिर यही होगा कि आपको दोबारा किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रोपी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो किलो जूल पर मोल में जो है मेंशन की जाती है। तो अब यहां डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी नॉट जो है ये है प्लस 18.9 किलो जूल पर मोल, और इस वैल्यू का पॉजिटिव आना ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन जो है ये नॉट स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जिंक कार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होगा। देखो बेटा, ये जो आप एएस में पढ़ते थे इसके मुकाबले में आप A2 में आपका जो विजन है वो और ब्रॉड करवा दिया गया है। आपको अब ये सोचने पे मजबूर आप हो जाएंगे कि अगर कोई रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर नहीं होता तो उसके बिहाइंड लॉजिक क्या होती है कि उतनी वर्कफोर्स अवेलेबल ही नहीं होती, यानी कि डेल्टा जी की वो एनर्जी, वो वर्क कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होती कि वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा सके। तो रूम टेम्परेचर पर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है कि हम इस रिएक्शन को पॉजिटिवली परफॉर्म कर सकें या इस रिएक्शन को हम जो है वो स्पॉन्टेनियस बना सकें। तो बहरहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दिस रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस अंडर दीज कंडीशंस। अब अगर जो है फर्ज कीजिए कि आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अंडर विच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर दिस रिएक्शन बिकम फिजिबल। अब सवाल क्या है, यही क्वेश्चन है, सब कुछ यही रहेगा। अब सवाल ये है कि फाइंड आउट द टेम्परेचर एट विच दिस रिएक्शन बिकम फिजिबल, दिस रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 या नेगेटिव हो जाए, यानी जैसे ही 0 हुई, 0 हो या 0 के बाद नेगेटिव हो जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसका मतलब है कि मिनिमम डेल्टा जी की वैल्यू 0 होना जरूरी है रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए। तो अब मैं यहां पर अगली स्लाइड में मेरा सवाल आपसे ये है, और वो ये है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर, calculate the minimum temperature required for the composition of zinc carbonate। इस तरह का सवाल भी पास पेपर में मौजूद है। अब calculate the minimum temperature required for decomposition of zinc carbonate। तो अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए आप डेल्टा एस ऑफ सिस्टम और डेल्टा एच को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ इस फॉर्मूले में जहां पर आप लिखेंगे कि रिएक्शन, ये लिखना पड़ेगा आपको वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, कंडीशन आपको बतानी पड़ेगी कि रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन
डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वल टू 0, तो जहां आपने डेल्टा जी की वैल्यू पुट की है वहां पे 0 लिखेंगे। जी मोहम्मद हसन शेख। और डेल्टा एच की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी वो 71 ही रहेगी। वो 71 ही रहेगी, प्लस आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करना है और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू में भी वैसे एंट्रोपी टेम्परेचर से चेंज होती है, लेकिन चूंकि वो जूल्स में होती है और जूल्स में जो चेंज होता है वो इतना ज्यादा एप्रिशिएबल नहीं होता, लिहाजा आप डेल्टा एच की और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम की वैल्यू वही पुट करेंगे जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज की है। और प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने ये यूज की थी वो 174.8 थी, तो 174.8 डिवाइडेड बाय 1000, अब ये हो जाएगा, ये 71 यहां पर आकर -71 हो जाएगा और T इंटू 0.1748 और टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस और ये नेगेटिव वैल्यू थी, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी टेम्परेचर इज इक्वल टू 71 डिवाइडेड बाय 0.1748। काइंडली इसका आंसर दे दीजिएगा। सर साइन नेगेटिव आएगा ना? हाँ मैंने कर दी करेक्शन बिल्कुल। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस और ये 71 इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव टी कैंसिल हो गया नेगेटिव नेगेटिव से, और टेम्परेचर विल बी इक्विवेलेंट टू 71 डिवाइडेड बाय 0.1748। अगर कोई मुझे आंसर बता दे। एनी क्वेश्चन, सॉरी आंसर बताएं मुझे, अगर किसी ने कैलकुलेट कर लिया है तो। $406.2। 406, तो ये 406 जो है वो केल्विन है। अगर इसमें से -273 कर दीजिए ताकि ये टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाए। वैसे तो खैर केल्विन में भी काफी आंसर देना, लेकिन जस्ट हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कौन से टेम्परेचर पर जो है वो डिकम्पोजिशन होगी। तो 406 - 273 जी। बेटा आंसर आ रहा है 1 -677 कैसे हो गया भाई? ऐड कर थोड़ी कर रहे हैं। 406 से 273 माइनस कर रहे हैं। 133 डिग्री सेंटीग्रेड ये वो टेम्परेचर है जहां पर जिंक कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन के स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अब देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे ये नेगेटिव फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा और डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। इसका मतलब यह है कि हाई टेम्परेचर पर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ जिंक कार्बोनेट के चांसेस बढ़ते जाएंगे क्योंकि उसकी डेल्टा जी की वैल्यू मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाएगी। हमने जो कैलकुलेट किया है
इसमें हमने सपोज किया है कि डेल्टा जी की वैल्यू 0 है। अब 0 या फिर नेगेटिव वैल्यू जो भी होगी उसमें रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा। तो हम 0 रख के कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन अब अगर आपने इस केस में आप देखिए, अगर आपने यहाँ टेम्परेचर को मजीद बढ़ाया तो ये नेगेटिव फैक्टर और इंक्रीज कर जाएगा, और जैसे जैसे ये नेगेटिव फैक्टर इंक्रीज करेगा इस रिएक्शन के स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस और बढ़ते जाएंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन और आसान होती जाएगी। तो ये दो मुख्तलिफ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन है। इसमें अगर आपको किसी किस्म का कोई सवाल करना है, कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, तो आप पूछ सकते हैं। अब आपको करना क्या है बिफोर द नेक्स्ट क्लास, कि आप बुक में मौजूद जितनी भी कैलकुलेशंस हैं रिगार्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ टेम्परेचर, 4-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आप रॉजर नॉरिस से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। रॉजर नॉरिस से जो है वो आप उसको उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप फिर अगली क्लास में वो लेकर मुझसे डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इज अबाउट टू एंड, और अगली क्लास में आप जो है कोशिश कीजिएगा कि आपके जो प्रॉब्लम्स हों वो भी आप लेकर आएं। मैं अगली क्लास में इससे रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा रिलेटेड टू दिस चैप्टर एनर्जेटिक्स। और उसमें एक दो चीजें मुझे और बतानी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताकर फिर मैं पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो अगली क्लास हमारी जो एनर्जेटिक्स की होगी वो लास्ट क्लास होगी इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद अगर आपको कोई रिवीजन रिक्वायर्ड होगा तो पहले हम वो रिवीजन करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमें कंटिन्यू करना है A2 के साथ तो वो करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मुझे आप ये बता दीजिएगा कि आप में से जो लोग भी हैं इसमें एनर्जेटिक्स के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं क्लासिफाइड, वो आपको जो है प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए या आपको जो है वो मैं आपके ग्रुप पे डाल दूं? ये अगर आप मुझे जो है वो बता दें तो आसानी होगी मेरे लिए, क्योंकि जब तक कॉलेजेस, एक तो तरीका ये है कि हम कॉलेज में जो है वो पूरा जो बुकलेट, जिस तरह से तरीका होता था बुकलेट का, आपको जो बुकलेट मिला करती थी जो आपको, लेकिन देखें व्हाट्सएप पे मैं अभी तो डाल दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि आपको प्रिंट निकालना पड़ेगा उसको लिखने के लिए, या जिसके पास जो है फैसिलिटी अवेलेबल है वो उसको जो है वो लिख सकता है उसके ऊपर। तो ये आप फिलहाल में एनर्जेटिक्स का तो यही करता हूं कि आपको एनर्जेटिक्स के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, जो क्लासिफाइड क्वेश्चंस हैं प्रीवियस पेपर में आए हुए, उनको PDF फॉर्म में जो है वो आपके ग्रुप पे डाल दूंगा। लेकिन ये मैं डालूंगा सैटरडे, क्योंकि अभी उस पर थोड़ा सा काम बाकी है, वो मैं सैटरडे ग्रुप पे डालूंगा। लिहाजा काइंडली आप मुझे बार बार ये नहीं कहिएगा कि सर ग्रुप पे डाल दें, प्लीज ग्रुप पे डाल दें। फिलहाल जो मैंने काम दिया है आपको कल के लिए, जो फ्राइडे से पहले आपको करना है, वो बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एंट्रोपी, रिगार्डिंग गिब्स फ्री एनर्जी, रिगार्डिंग स्पॉन्टेनिटी, वो आपने सॉल्व करके कंप्लीट करने हैं, ताकि आपके जो क्वेश्चंस क्यूरीज हो वो हम हैंडल करें, और कुछ क्वेश्चंस पास पेपर के हम सॉल्व करें, और फिर बाकी पेपर के क्वेश्चंस आप करेंगे। जी जी, ये सेल्फ प्रैक्टिस है, बुक के क्वेश्चंस आपकी सेल्फ प्रैक्टिस है। मुझे जो है वो कोई चीज भेजने की जरूरत नहीं है, अनटिल और अनलेस कि कोई आपको प्रॉब्लम हो तो फिर वो आप क्लास में मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखें, अभी आपने पढ़ा है, आप अभी कर लेंगे, इस कल तक कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा, और फिर जहां जहन में कोई क्वेश्चन डेवलप होगा तो आप नोट कर लीजिएगा, ताकि अगली क्लास के अंदर जो है वो आप मुझसे वो क्वेश्चन शेयर कर सके। ठीक है जी, इससे अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? राइट जी, इंशाल्लाह बाकी बात अब नेक्स्ट हम करेंगे फ्राइडे।